वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो डटे रहना है, जब तक नहीं छोड़कर भागना है, जब तक कि आप लोग अपने गोल को अचीव न कर लो। बोला गया कि यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। जब आप लोग ट्राई करने स्टॉप कर देते हैं, ओनली आप लोग तब फेल होते हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूं काफी लंबे समय से, पर लेकिन अब जो है मैंने हार मान ली है। तो अगर आप लोगों ने हार मान ली है तो फिर देखिए आप लोग कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर हाँ, अगर आप लोग लगे रहेंगे, ये नहीं कहता मैं कि आप लोगों को एकदम ट्राई करना है, कोई भी चीजों को एकदम इंप्लीमेंट करना है। आराम आराम से चीजों को इंप्लीमेंट करके देखिए और फिर आप लोगों की जिंदगी में जो चेंज आएगा, आप लोग उससे मैस्मराइज हो जाएंगे कि यार ये चीजें हम लोग कर सकते थे, हम लोग नहीं कर रहे थे। इसको रीजन क्या था? आप लोग अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर लिखना नहीं है, आज तक कोई आंसर नहीं लिखा, तो यार आगे भी नहीं लिख पाएंगे। माँ के पेट से सीख के आता है कोई? आप लोग ट्राई कीजिए ना लिखने की, आप लोगों को लिखना आने लगेगा। पहले ये नहीं कि क्वेश्चन लिखने बैठ जाइए, पहले अपनी दिनचर्या लिखिए, देखिए चीजों को लिखिए, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो वहां पर इतनी कैलकुलेशन आप लोगों से पूछ भी नहीं रहा है कोई सीसेट के अंदर में। बेसिक बेसिक सी चीजें उनको आप लोग परसेंटेज हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गया, ये सारी छोटी छोटी सी चीजें, टाइम एंड वर्क हो गया, इनको आराम आराम से क्वेश्चन करो। इनके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि वहां पर आप लोग का वो उस लेवल की चीज चेक करें, ओनली आप लोग का एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं वो। तो डरना नहीं है किसी भी चीज से यार। जो चीज आप लोगों को डराती है ना, उस चीज को और ज्यादा करना स्टार्ट कर दो। डर अपने आप छूमंतर हो जाएगा देखते देखते आप लोग अगर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। पर लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उससे डर कर बैठ जाते हैं और फिर इरिटेट होते रहते हैं। तो यही काम बस नहीं करना है, इससे हट जाओ, सारी चीजें सुधर जाएंगी। काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन रहने वाला है। काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इस पूरे डिस्कशन के अंदर। आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी मिलता है, उसको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। कई सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन उसी से होना है, ठीक है। तो वो वाला फोकस आप लोगों का पूरा होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर लिखना है तो फेसबुक पर जाकर लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर, दोनों जगह आप लोग का अवेलेबल होगा। तो ये दो वीडियो आप लोग देखिए डेली रेगुलर, आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे सारी चीजों को। और पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर एक नजर डाल देते हैं ओलंपिक के ऊपर क्या चल रहा है। तो हालांकि कुछ अच्छा तो नहीं है इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर 23 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, 8 अगस्त तक चलने वाले हैं। टोक्यो यानी कि जापान की कैपिटल टोक्यो में ओलंपिक हो रहे हैं अभी ये 2020 के। चाइना टॉपर चल रहा है, यूएसए दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे और ऑस्ट्रेलिया है चौथे नंबर पर। 29 मेडल के साथ में चाइना टॉप करने वाला है। तो यहां पर लग रहा है कि कोई अभी पता नहीं, जल्दी से देखो, अभी 8 अगस्त तक चलने वाले हैं। अभी टाइम है, 8 अगस्त तक चलने वाला है, टाइम में भी बचा है 5-6 दिन। तो देखते हैं कि क्या चीजें होती है। वैसे चाइना लग रहा है कि चाइना को कोई यहां पर पीछे छोड़ने वाला नहीं होगा। और हमारी कंट्री की जो पोजीशन है वो है 62, यानी कि 62वें नंबर पर है हम लोग, एक सिल्वर और एक ब्रोंज के साथ में, ठीक है। पता तो होगा सिल्वर और ब्रोंज किसके द्वारा जीता गया है, अगर ये भी नहीं पता है तो डूब के मर जाओ, ठीक है। ये ऐसी ऐसी बातें पता ही। चलिए नाम लिखिए दोनों पर्सनैलिटी के। है कोई ऐसा जिसको नहीं पता है? मजाक कर रहा हूं, डूब के नहीं मरना है, मतलब एक तरीके से पता होना चाहिए यार देश के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि कम से कम इतना हिम्मत करके अपने देश वहां तक पहुंच रहा है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। 2 मेडल से अब तक आए, कोई बात नहीं, आगे हो रहेगा, टेंशन मत लो। पर हाँ, पहले के परफॉर्मेंस के कंपेयर में बेटर परफॉर्मेंस रहेगी और रह भी रही है, ये एक अच्छी बात है। इसको आप लोग एक थम्स अप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें। आज कार्टून तो नहीं है, पर एक ये पिक्चर शेयर की गई हिंदू के द्वारा। यहां पर लिखा गया वाटरवेज। वाटरवेज नॉर्मली क्या होता है, जैसे नदी नाले होते हैं, एक तरीके से नदियां होती हैं, उसमें आप लोग हवाई जहाज के थ्रू, जो हवाई जहाज बोलो सॉरी, पानी के जहाज के थ्रू एक जगह से जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको वाटरवेज बोलते हैं। पर लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये बाढ़ की वजह से ये बस तैर रही है यहां पर, तो इस तरीके से इसका नाम रख दिया यहां पर वाटरवेज, यानी कि बस भी अब चल रही है वाटरवेज में। तो यानी एक तरीके से कटाक्ष कटा गया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगी फ्लड कहां पर, यह उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो मंडे को यहां पर बेसिकली ये सिचुएशन देखने को मिली, तो उसी को यहां पर दर्शाया गया है इस पर्टिकुलर जो न्यूज के अंदर में, ठीक है। तो इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं। चलिए, जो भी है अच्छा नहीं है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आइए मैप बेस्ड क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है ग्रेट स्लेव लेक के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कहां पर ये लेक लोकेटेड है। कंट्री है कनाडा, नाइजीरिया, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया। मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है डेली आप लोगों का एक, आप लोगों को जाकर मैप में निहारना है कहां पर है। और जब मैप में निहारने का बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को जाकर बस पर्टिकुलर वो लोकेशन देखकर वो भाग आना है, ठीक है। नहीं, उसके आसपास वाली चीजें भी निहार के आनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है।
काफी अच्छे से आंसर दिए गए यहाँ पर रानी के द्वारा, ये इसको डिस्कस करेंगे हम लोग वीडियो के एंड में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक का। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में आगे जो बात करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज भी आज काफी इंपॉर्टेंट है, कई आर्टिकल, तो उनके ऊपर भी हम लोग अच्छे से नजर डालेंगे। तो अच्छे से लेक्चर को आप लोग को एंजॉय करना है। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, एक ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं जिससे कि आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें अच्छे से कवर की जाएंगी ताकि आप लोग सारी चीजों को अंडरस्टैंड ढंग से कर सके। ठीक है, पहले यहाँ पर ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल देखिए, कोविड-19 के बारे में बातें की जा रही हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, थर्ड वेव को देखते हुए ध्यान में कैसे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, तो वो सब बातें इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पर लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। अपना ध्यान रखिए, चीजों को लेकर चलिए, किस तरीके से सिचुएशन को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल जो है इसके बारे में बात करेंगे, लेबर फोर पार्टिसिपेशन कोविड-19 की वजह से। जब ये वाला आर्टिकल डिस्कस करूंगा, कुछ बातें इसकी भी यहां पर ही बता दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि एक ओवरव्यू भी आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये कर्नाटक की पॉलिटिक्स दिखा रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। बेसिकली अभी आप लोग को पता है कर्नाटक को नए चीफ मिनिस्टर मिले हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा। आज का बड़ा ही प्यारा आर्टिकल बोल सकते हैं यहाँ पर, ये है बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में, किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है पेगासस वायरस, इसके बारे में कुछ डिफरेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोग का वनडे टाइप एग्जाम में बन सकता है। तो एक प्यारा क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं, बन सकते हैं यहां से आप लोग का। ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्रिमिनलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है कि आज के डेट में क्रिमिनलाइज किया जा रहा है वेलफेयर जो इश्यूज है उनको, तो क्या है यहाँ पर अभी इसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और इवन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा सकता है कि आप लोग इस चीज को कैसे टैकल करेंगे, तो जानेंगे किस चीज के बारे में बात की जा रही है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन जो है अभी किस तरीके से इंपैक्टेड हुई है, तो ये आर्टिकल तो मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि इसके ऊपर तो आप लोगों को एस्से भी लिखने को मिल सकता है। अगर एग्जाम में बात करें एस्से भी आ सकता है आप लोगों को इससे रिलेटेड कि कोविड-19 का क्या इंपैक्ट पड़ा एजुकेशन के ऊपर, इस तरीके से। बाकी ओलंपिक के अंदर क्या चल रहा है वही सारे की क्या क्या कहां से उम्मीद क्या क्या है, अभी उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में जो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए सबसे पहले यहां पर जो हम लोग नजर डालेंगे वो डालेंगे एजुकेशन वाले आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं आइए, तो बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल है, यहाँ पर बात की जा रही है वी नीड मोर क्रिएटर। आज के दिन में मैं एज एक एजुकेटर के तौर पर काम कर रहा हूं, एक क्रिएटर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग इसको एजुकेशन में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पर चेंज करना भूल गया, एजुकेशन की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वैसे अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में, अगर पुराने टाइम पर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। गुरुकुल सिस्टम कैसा था बेसिकली, अगर आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सुनो, कोई एक्सप्लेन कर सकता है वीडियो को यहीं पर ही रोककर 1 मिनट के लिए कि कैसा था गुरुकुल सिस्टम, अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ करता था, कैसे ये सिस्टम काम किया करता था। देखिए टीचर जो थे वो बेसिकली अपने आश्रम में रहा करते थे और आश्रम में ही जहां पर बेसिकली टीचर रहा करते थे वहीं पर ही बच्चे रहा करते थे, और बच्चे जो थे बच्चे जो थे वो एक तरीके से फैमिली का पार्ट बनकर रहते थे टीचर की, यानी कि टीचर की फैमिली का पार्ट बनकर जब बच्चे रहते थे वहां पर, तो एक तरीके से उसके अंदर काम किया जाता था, गुरु को रेफर किया जाता था एज ए टीचर। ठीक है, एज ए मास्टर, यानी कि बच्चों को गाइड करने वाला, तो वो एक तरीके से बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराता था। सबसे बेस्ट सिस्टम पता है मुझे क्यों लगता था ये सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था कि आप लोग इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाओगे। यहाँ पर एक इंसान को उसके पैरों पर खड़ा किया जाता था। सबसे पहले यहाँ पर एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा इंसान को अपनी डे की जो जीवनचर्या है उसको कैसे सुधारना है, कैसे अपनी रोजी रोटी चलानी है, वो सारी सिखाई जाती थी। यानी कि कोई भी टाइम कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के तहत भूखा मरता था। उस टाइम पर हर इंसान कुछ ना कुछ जानता था, हर एक इंसान कुछ ना कुछ फॉलो करता था, हर एक इंसान जो था वो अपने जो है बेसिकली पेट पूजा कर सकता था। भिखारी उस टाइम पर आप लोगों को ना के बराबर देखने को मिलते, तो ये इस तरीके का सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं। तो जब हमारी कंट्री में अंग्रेजों के द्वारा एंट्री की गई तो उस टाइम पर देखने को ये मिला कि कैसा क्या सिस्टम आप लोग चेंज कर सकते हैं इंडिया के अंदर, कि आप लोग जो है एजुकेशन सिस्टम आप लोग किस तरीके से इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि इनकी एजुकेशन सिस्टम बेसिकली आप लोगों को बर्बाद करना है। तो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करने का क्या फायदा होगा, उसका फायदा ये होगा कि आज की डेट में जो लोग जो हैं वो हमारे लिए काम करने वाले लोग चाहिए हमको, जो कि कहने के लिए तो एक तरीके से इंडियन होंगे, पर लेकिन उनके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम भरा होगा वो हमारा भरा होगा, यानी कि हमारे लिए काम कर रहे होंगे। यानी कि अपने सर्वेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब उससे बोला गया मैं काले से कि किस तरीके से क्या है इंडिया के अंदर, कितना क्या कोई लोग ऐसे हैं किस तरीके से क्या काम चल रहा है, कुछ आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि कोई बेरोजगार योग हैं। उसने बोला कि यहाँ पर एक भी इंसान आप लोगों को बेरोजगार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा था। तो फिर एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज लाया गया और आज के दिन में आप लोग देखते हैं
चीजें बहुत हद तक हम लोगों ने चेंज कर डाली, और जो पैटर्न आज के डेट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो नॉर्मली ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें प्री प्राइमरी होती है, फिर एलिमेंट्री होती है, सीनियर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, और फिर यहाँ पर हायर एजुकेशन होती है। ये सिस्टम फॉलो किया गया। तो नॉर्मली अगर बात करें नॉर्मल तरीके का जो पुराना सिस्टम और मॉडर्न सिस्टम में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो जो मॉडर्न एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, उसमें क्या था, आज की डेट में क्या करता है, सारी मेहनत कौन करता है, वो टीचर करता है, और बच्चों को स्पून फीडिंग की जाती है। आप लोग खुद ही देख लीजिए, सुबह को उठकर मैं 5-5 घंटे बेसिकली बैठकर ये पीपीटी तैयार करता हूँ, सारे काम करता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, 1 घंटा बैठते हैं और उसके बाद में कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद में आते तो ऐसे पता नहीं इससे नोट्स भी बनाते हैं, कुछ इससे लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं या नहीं, फिर अगले दिन खोल लिया आकर, ये वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे बंदे आप लोगों ने सिलेक्शन देखा होगा जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहा है या फिर किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, वो प्रॉपर बैठकर अपने लेक्चर को ढंग से सुनते हैं। एक तो वो इंसान है जो नॉलेज के लिए सुन रहा है, वो घाटता फिरता सुन ले, कोई बात नहीं है। ठीक है, या फिर एग्जाम पास में आ रहा है, 10-15 दिन बचे हैं, उस टाइम पर आप लोग घूमते फिरते सुन लो, कोई बात नहीं है। पर लेकिन अगर इसके अलावा आप लोग प्रॉपर एक अटेंशन के साथ में अपना एक लेक्चर कोई भी जो पढ़ रहे हैं उसको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो टीचर ज्यादा फोकस आज के डेट में रहता है, टीचर सारे काम करते हुए आप लोगों को नजर आएगा, बच्चे इतनी मेहनत करते हो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, स्पून फीडिंग टाइप में ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है। जो बच्चा इसमें से चीजें निकाल लेता है, देखिए टीचर ने मेहनत की वो सही है, पर लेकिन अगर आप उसके डबल मेहनत कर देंगे, अगर आप लोग भी उसको सीरियसली लेंगे, जहां जहां थोड़े थोड़े डाउट है उसके ऊपर जाकर बात करेंगे, टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देंगे, तो आप लोग तब जाकर एक पैटर्न में आ पाएंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता, ऐसा दिखता है कि बस लेक्चर आ गया उसको देखना है खत्म करना है, वो वाली चीज देखने को मिलेगी। आज के डेट में क्या हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज हो गई है, यानी कि एक तरीके से सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। अच्छा, ये इस फील्ड में इसको स्पेशलाइज बना देते हैं, तो सारे मास्टर तो बन नहीं पाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। पहले क्या होता था, एक तरीके से स्किल स्पेसिफिक चीजें चला करती थी। ठीक है, तो पहले एक तरीके से लर्नर सेंट्रिक था, यानी चीजों को सिखाने की कोशिश की जाती थी चाहे कुछ भी हो। आज के डेट में टीचर सेंट्रिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ में स्किल भी रहता था। उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आश्रम में लोग हुआ करते थे वो बच्चों को सारी चीज सिखाते थे, इवन साफ कैसे करना है, झाड़ू लगानी है, भीख मांग के लेकर आते थे कई बार, एक तरीके से अपना खुद का पेट कैसे पालना है, उन्हें एक तरीके से घर घर जाकर वो उस तरीके की उनके अंदर कोई अहम न रहे, कोई घमंड न रहे। ठीक है, चाहे वहां कोई आईएएस को, चाहे कोई आईएएस का बच्चा हो, चाहे रिक्शे वाला का बच्चा हो, तो सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है आज की डेट में कंप्लीटली डिफरेंट होती जा रही है, वन वे ट्रांसफरिंग नॉलेज हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि यहां पर आज के डेट में जैसे ऑनलाइन चीजें चलती हैं, तो सबसे जो एक लैक ऑफ जो चीज यहां पर देखने को मिलती है, हालांकि हमारी जो एसएलवी परिवार के अंदर ही चीजें कम देखने को मिलती है। नॉर्मली क्या होता है कि बस पढ़ाया और चला गया इंसान, ठीक है, उसके बाद में उसको कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट बॉक्स पे आप लोग ओपन करके देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के साथ में इंगेज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इवन आंसर राइटिंग में बहुत सारे ग्रुप में बच्चे आंसर लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा कम होता है, ये इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। तो ये वाली चीज यहाँ पर कम देखने को मिलती है। वहां पर मल्टी वे ऑफ ट्रांसफर आप लोगों को नॉलेज देखने को मिलेगा पुराने टाइम में। ठीक है, वहां पर एक दूसरे के साथ में सीख रहे हैं, बैठकर काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर एक प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। वो सारी पैसिव और लिमिटेड चीजें आज के डेट में ज्यादा हो गई है। आप लोग देख सकते हैं जैसे ना कि बोला एक तरीके से पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज आज के डेट में काफी कम है। आज के डेट में जो बेसिकली फोकस रहता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। पुराने टाइम में क्या थे, इंटरेक्टिव और इंगेजमेंट के सेशन थे। चलो आज ये कुछ करके दिखाते हैं, इस तरीके से करते हैं। कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा रहती थी, आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली आज की डेट में वो सारी चीजें जो है वो कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से जो सिस्टम है एजुकेशन का वो काफी हद तक इंपैक्टेड होता जा रहा है। तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और क्या हम लोग काम करना पड़ेगा, क्या हम लोगों ने काम इसके ऊपर किया भी है? अगर आप लोगों से कोई पूछे, जी हाँ बिल्कुल किया है। तो हमारी कंट्री में नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई 2020 में। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसने कई सारी चीजों को चेंज किया। जो इंटरेस्टिंग लगा करिकुलम के अंदर, कोर्स के अंदर, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो स्टूडेंट स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी जो है उनको यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से पैटर्न में डाला गया ताकि आगे चलकर आप लोग यहाँ पर सीख सकें। देखिए बेसिकली होता क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इंसान को एजुकेट करना। एजुकेट करना किस तरीके से, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट हो सके, यानी कि एक तरीके से कोई बच्चा जो है वो सही और गलत में डिफरेंस क्रिएट कर सके। उसका माइंड जो रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड रहे उसका, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर सामने देखने को मिल रही है वो उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपनी चीजें रखे कि यार इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ना कि प्रॉब्लम के नीचे अपना दम तोड़ दे। ठीक है, कम्युनिकेशन और जो एक तरीके से कोलैबोरेशन कैसा है इसका, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क कैसे करना है, उसके ऊपर उसका बेसिकली एक तरीके से काम होना चाहिए। क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि हर एक चीज में क्या क्रिएशन ढूंढी जा सकती है, वो सारी चीज देखने को मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, ये नहीं कि यार ये हो रहा है ऐसा नहीं
नहीं हो रहा तो क्या करें, अब तो बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि कोई डंडा लेकर सर पे बैठेगा तो ही वो इंसान कुछ करेगा, वरना वो इंसान कुछ नहीं करेगा, वो सारी चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन होना चाहिए, यहां पर एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई हो, एक ईसाई कोई एक साथ में बैठकर एक दूसरे की चीज जान सके, तभी तो वो सारी चीजें बढ़ेगी। पर ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, ये जब वर्क प्लेस एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, तब ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। डिवाइडेड सोसाइटी में ये चीजें अगर आप लोग कोई बोले तो ये बिल्कुल ऐसे है कि एक तरीके से भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढना, तो वो वाली चीजें यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एजुकेशन को इंप्रूव करना काफी ज्यादा जरूरी यहां पर देखने को मिला। तो इसी के चलते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया गया। तो पहली जो एजुकेशन थी वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती थी, मैंने बताया अभी यहां पर। इसमें क्या सिस्टम था देखने का, इसमें यह था कि पहले प्री प्राइमरी थी, एलकेजी यूकेजी वो सब चीजें, फिर यहां पर प्राइमरी आ गया और फिर आ गया यहां पर अपर प्राइमरी। प्राइमरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा 5वीं क्लास तक का, और फिर अपर प्राइमरी में 8वीं क्लास तक का। फिर सेकेंडरी हो गया, यहां पर सेकेंडरी एजुकेशन में आप लोगों को सेकेंडरी देखने को मिलेगा और सीनियर सेकेंडरी देखने को मिलेगा, यानी कि 10वीं तक हो गया सेकेंडरी और फिर हो गया यहां पर सीनियर सेकेंडरी, और फिर हायर एजुकेशन आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पर, ये जो है यहां पर 6 से लेके 14 साल के लिए बच्चों के लिए, यानी कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, ये हमारी कंट्री में क्या है बेसिकली, ये है एक तरीके से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हमारी कंट्री में क्या हुआ है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई है। ये जो है हमारी कंट्री में तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि इससे पहले 2 और आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आ चुकी है। तो पहली नेशनल एजुकेशन कब आई थी, वो आई थी 1968 में। ठीक है, दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई वो आप लोगों को बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स। और तीसरी कब आई, वो है 2020 में। तो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी कंट्री में। अब इतना तो समझ में आ जाता है अगर कॉमन सेंस आप लोग यहां से यूज करो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि नेशनल के लेवल पर एजुकेशन की पॉलिसी लाई जा रही है। तो अगर आप लोगों से कोई नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, यार ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये किस पर्टिकुलर लिस्ट में एजुकेशन के सब्जेक्ट को रखा गया है, तो नॉर्मल सी बात है आप लोग बोलेंगे कि संविधान का 7वां शेड्यूल है भाई साहब, उसमें 3 लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट और दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप लोग आराम से उस इंसान को बोल सकते हैं कि देखिए यार स्टेट लिस्ट तो अकेली इसमें कम से कम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर लाया जा रहा है। तो अब सेंट्रल लिस्ट होगी या फिर कॉन्करेंट लिस्ट होगी। ठीक है, अब यहां पर स्टेट के अलग अलग भी बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सारे अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ज्यादातर तरीका देखने को मिलता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में होगा, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इस तरीके से कॉमन सेंस एग्जाम में लगाना सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन जो रहता है, खासकर यूपीएससी जो है वो ऐसे ही खेलता है। ठीक है, आप लोग की कॉमन सेंस देखता है, पर कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन नाउअडेज। ये आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली रट्टा फटी पे ज्यादा फोकस रहता है, इसको रट लो उसको कर लो। तो कॉमन सेंस को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, चक्षु खुलने स्टार्ट होंगे, चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। तो कहां पर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो क्या स्टार्टिंग से ही कॉन्करेंट लिस्ट में था ये? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं था कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टार्टिंग में था यहाँ पर ये स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो फिर हमारी कंट्री में संविधान में संशोधन किया गया 42वां 1976 में। उस टाइम पर यहाँ पर क्या किया गया, इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लाया गया एजुकेशन को। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और आगे भी बन सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर बात करें 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में हमारी कंट्री में क्या किया गया, जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया। अब यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर हर एक लेवल पर फोकस किया गया है। हर एक लेवल पर मतलब सबसे पहला तो जो फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा वो फोकस किया गया फंडामेंटल राइट पर। पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर आर्टिकल 21 जो है 21A ऐड किया गया, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि बच्चों को इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है 6 से लेकर 14 तक। यानी कि बच्चों को अगर ये एजुकेशन नहीं मिल पा रही है तो बच्चा जो है वो कोर्ट में जा सकता है। उसके बिहाफ में अगर बात करें बच्चे को कोई और लेकर, तो एक तरीके से बात करते हैं कि उसका फंडामेंटल राइट हो गया, बच्चे को एजुकेशन देनी ही देनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि मॉडिफिकेशन किया गया आर्टिकल 45 के अंदर। यानी कि पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद एक तरीके से बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो उसको आप लोग को पढ़ाना है, तो यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा यहां पर क्या आर्टिकल 45 क्या बोल रहे हैं यहां पर, ये जो इसके अंदर चेंज किया गया, तो आर्टिकल 40 आता कहां पर है, तो मैंने बताया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है यहां पर, ये फंडामेंटल राइट है। और कहां आता है, पार्ट 3 में आता है, बताया मैंने अभी आप लोगों को। अब यहां पर पार्ट 4 में चलते हैं।
पार्ट 4 में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का। ये बोलते हैं डीपीएसपी, जिनको आप लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहते हैं जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जैसे मैं बोलूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को डायरेक्शन देता हूं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है उस ग्रुप में जाकर, ठीक है। या फिर मैं आप लोगों को डायरेक्शन देता हूं कि आप लोगों को जो है ये जब वीडियो खत्म होती है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को आंसर देने हैं। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गई एक तरीके से। यानी कि आप लोगों को मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कि आप लोगों को ऐसे करना है। तो यानी कि संविधान जो है वो बोलता है कि आप लोगों को डायरेक्शन लेनी है, यानी कि सेंटर स्टेट को जो गवर्नमेंट है उनको डायरेक्शन लेनी है कि कैसे काम करना है। तो इसके चलते यहां पर ये बोला गया कि जिस दिन भी संविधान इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके अंदर अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करानी है, जो खासकर 14 ईयर तक की एज तक का। ये आर्टिकल 45 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर भी यहां पर कुछ ऐसा पैटर्न चेंज किया गया कि यहां पर एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है, ऑलरेडी थी संविधान में वैसे। तो यहां पर आप लोगों से कोई पूछे कि इसके अंदर चेंज किस किस के द्वारा किया गया 86th अमेंडमेंट के द्वारा, तो याद रखेगा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और इसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों को लपेट लिया गया है यहां पर। ये तो पहला तो बच्चों का फंडामेंटल राइट बना दिया, फिर यहां पर डीपीएसपी के द्वारा स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी, और तीसरा यहां पर जो पेरेंट्स है उनकी ड्यूटी बना दी है, काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। यानी कि 51A जो आर्टिकल है उसके अंदर बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज में यहां पर ऐड किया गया और बोला गया कि जो गार्जियन है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराए। यानी कि एक तरीके से बच्चों का हक बना दिया, और टीचर जो बेसिकली गार्जियन और जो स्टेट है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि बच्चों का एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो बहुत बड़ा चेंज आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं। इस चेंज को ध्यान में रखते हुए 2009 में हमारी कंट्री में फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आया गया, उसके थ्रू चीजों को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। पर लेकिन फिर भी जितना अप टू द मार्क हमारी कंट्री का एजुकेशन लेवल होना चाहिए था वो अभी देखने को नहीं मिला, वो एक अलग बात है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में बात की जा रही है। अभी फिलहाल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जो चेंज किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अगर कल को चलकर आप लोग कोई एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, बीटेक करनी है आप लोग को, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, आप लोगों को पसंद नहीं आ रही, आप लोग छोड़कर भागे, तो 3 साल का सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। पहले साल में छोड़ के भागे तो पहले साल का सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, बेकार हो जाती थी वो साल, यार 1 साल बर्बाद हो गई, 1 साल इंजीनियरिंग करके छोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा बाकायदा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर सर्टिफिकेट हो गया, यहां पर एडवांस डिप्लोमा हो गया, यहां पर आप लोगों को डिग्री देखने को मिलेगी, यहां पर बैचलर्स डिग्री विद जो रिसर्च देखने को मिलेगी। तो एक स्टडी में जो पैटर्न में चेंज किया गया कि अच्छा कुछ भी कर लिया तो बर्बाद नहीं जाएगा, तो ये कई सारी चीजें यहां पर चेंज अभी की गई है, ठीक है। तो कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिली जिसके चलते आप लोग काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। अभी ये बोला गया कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, जैसे बोर्ड पर अगर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, अभी डिजिटल मीडियम में आ रहा है, तो टीचर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कोविड-19 के साथ में। तो किस तरीके से और ज्यादा क्रिएटर हम लोग तैयार कर सकते हैं ताकि टेक्नोलॉजी और रिसर्च को ध्यान में रखते हुए अप्रोच को लेकर चले, तो वो देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर जो है वो पढ़ाने की कैटेगरी में चाहते हैं कि वो पढ़ाएं पर लेकिन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये चीजें कैसे यूज करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, और हेजिटेशन भी होती है ऑनलाइन पब्लिक में आकर पढ़ाना। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं यहाँ पर जो कि नॉन स्टूडेंट होते हैं, अगर फालतू में गाली गलौज करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो कई सारे टीचर क्या होते हैं इससे डर भी जाते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है यार बड़ी बेइज्जती हो रही है, टीचर तो एक बड़ा ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता था, आज के में इनको गाली गलौज भी देखने को मिल रही है। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा रहे हो, तुमसे पढ़ाना नहीं आता, पढ़ाना छोड़ दो, तो ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। ये अच्छी बात है कि हमारा एसएलवी परिवार जो है वो बड़ा ही शानदार है, मतलब दिल से बोल रहा हूँ ये बात में, ठीक है, कि ऐसी चीजें कभी नहीं देखने को मिलती है नॉर्मली, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये अच्छी चीजें लगती है। आप लोग कमेंट भी देखोगे तो सारे मोटिवेशन कमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, तो ये ऐसी चीजें हैं यहाँ पर लेकिन सबको ये चीजें नहीं मिलती हैं। मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे ये चीजें मिल रही हैं, तो ये अच्छी बात है। पर लेकिन सब टीचर को अगर ऐसा मिले तब चीजें जाकर सुधर पाएंगी थोड़ी, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो पूरा एजुकेशन के बारे में आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट आप लोग मुद्दा बोल सकते हैं जो कि फिलहाल अभी यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात की जा रही है बेसिकली क्रिमिनलाइजिंग किया जा रहा है वेलफेयर इश्यूज को। आज की डेट में अगर आप लोग यहां पर एक मुद्दा देखिए, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे आप लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, बाइक लेकर जाते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा इस तरीके से कि भाई साहब 2 पैसे दे दो, 2 रुपए दे दो। और खासकर आप लोगों ने देखा होगा ये एक टेंडेंसी सी बन चुकी है, ठीक है। आप लोग जाकर खड़े हो, कोई ना कोई वहां पर आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। अगर ढंग से देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो कई सारे तो लोग इसको मजबूरी में कर रहे हैं, और कई सारे जो लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा ढंग से अगर देखोगे कि इन लोगों को जबरदस्ती ये काम कराया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने कई सारे ऐसे वीडियो वायरल भी देखी होंगी। तो मेरा सजेशन तो यहाँ पर आप लोगों को ये है कि कभी भी किसी भी इंसान को पैसे तो नहीं देने, कोई भी भिखारी आप लोगों को मिल जाए। जी हाँ, सही बोला। मैं पहले बड़ा इमोशनल था जब घर से निकल के आया स्टार्टिंग में, मैं जो भी मिल जाता था मेरे पास 5-10 रुपए जो भी पड़े होते थे,
मैं दे देता था, ठीक है। फिर उसके बाद में चीजें समझना स्टार्ट करी, बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर उसके बाद में स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी देखी और भी कई सारे, हालांकि उससे पहले ही मूड चेंज हो गया था बहुत सारा, कई सारे आर्टिकल पढ़े इसके बारे में कि हम लोग इनडायरेक्ट वे में अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो भिखारी जो सोसाइटी में बढ़ते हुए जा रहे हैं, हम लोग उस टेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो लोगों को भूख लग रही है तो खाना खिला दो, पर पैसे मत दो, क्योंकि पैसे देने का मतलब है कोई उनको बैठकर कमाने के लिए भेज रहे हैं वहां पर, और छोटे छोटे बच्चों को लगाया जा रहा है उस मुद्दे में, आप लोग देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको पैसे अगर मिलते रहेंगे और इनको पैसे कमाने वाला अगर ये हरकतें कराता रहेगा तो फिर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे बच्चे पैदा करते हैं, जितने सारे बच्चे होंगे उतने ज्यादा भीख मांगने वाले होंगे। तो इस तरीके से भी जो एक सेक्शन ऐसा है सोसाइटी में जो झुग्गी झोपड़ी में आप लोग को कई बार देखने को मिलेगा, रहने के लिए कई बार जगह नहीं रहती है, तो उस सेक्शन में ये टेंडेंसी एक बढ़ती जा रही है। खासकर अगर बात करें तो कई सारे लोग जो है उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी मैंने आप लोगों को बोला था ना, तो इसके चलते अभी यहां पर अगर बात करें, एक मुंबई जो यहां पर बात करें, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट लाया था 1959 में। यानी कि यहां पर बॉम्बे के अंदर जो बैगिंग यानी कि जो एक तरह भीख मांगना है उसको प्रिवेंट करने की बात की गई। आगे इसको एक्सटेंड कर दिया गया था नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी रीजन के लिए भी। हालांकि इसको आगे चलकर क्या किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसको बेसिकली आगे चलकर इसमें जो हर्ष मंदार वाला केस था, उसी के साथ में यूनियन ऑफ इंडिया वाला, तो इसमें चल के 2018 में इसको क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। आप लोग ये देखिए, अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन एंगल में आप लोगों को लेकर चलता हूं। पार्ट 3 में जब आप लोग जाते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जब आप लोग बात करते हैं, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। इनडायरेक्ट वे में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में आज की डेट में अगर उसके पास में एक तरीके से कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो वो इंसान भीख मांग रहा है, और भीख मांगने के ऊपर आप लोगों ने क्रिमिनलाइज कर दिया, उसको उठाकर जेल में डाल रहे हैं। तो वो बोलेगा कि जेल में तो जाना ही है, तो भीख मांग के क्यों खानी है? चोरी कर लेते हैं ना, सीधा सीधा जेब काटते हैं यार, जेल में तो तब भी जाना है, तब भी जाना है। तो एक तरीके से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक मरे हुए इंसान को और ज्यादा मारने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। तो ये बातें बोलते हुए कोर्ट के द्वारा बोला गया कि क्रिमिनलाइज का कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को चीजें सुधारनी पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि बिफोर कोई ऐसा, अगर आप लोग लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून बनाते हैं, उसको अडेप्ट करने से पहले आप लोग क्या करना चाहिए, वेलफेयर रेस्पॉन्स तो लेकर आओ। पहले ये जो लोग हैं यहां पर, इनको क्या करो, इनको खासकर जो बच्चे हैं उनको खासकर स्कूल में ले जाकर डालो, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर इंसान देखने को मिल रहा है तो एमजी नरेगा के तहत या फिर किसी और पर्टिकुलर स्कीम के तहत उनको जाकर काम के अंदर डालो, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिस्टम को लेकर चलना था, इस तरीके से उनको सप्रेस करना कि भीख नहीं मांगोगे आपसे जेल में डाला जाएगा। तो जेल में बैठाकर भी तो रोटी खिलाओगे ना, तो किस तरीके से, जेल में वैसे ही जगह नहीं आज के डेट में, तो कैसे काम चलेगा? तो इसी के चलते यहां पर अभी कोर्ट के द्वारा भी यही बातें बोली गई है कि अभी कोर्ट के अंदर पिटीशन पहुंची, उसमें ये बोला कि जहां जहां जगह जगह आज के में जो भिखारी हैं जंक्शन पर खड़े रहे, वो भी एक रीजन बन सकते हैं कोविड-19 पेंडेमिक को फैलाने के लिए, तो इनको यहां पर रोका जा सके अक्रॉस द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो रिस्ट्रेन किया जाए जो भीख मांगने के लिए, जो होमलेस हैं, जो आज के लिए भीख मांग रहे हैं यहाँ पर अलग अलग जगह पर, कहीं गली के नुक्कड़ के चौराहे पर, कहीं गाड़ी के पास में, कहीं पर भी, तो वो एक तरीके से कोविड-19 को फैला सकते हैं। तो यहां पर कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शन दी गई कि रिहेबिलिटेशन के ऊपर फोकस किया जाए, फोर्स जो होना चाहिए यहां पर रिहेबिलिटेशन के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि भीख मांगना किसी का शौक नहीं है, उसका मजबूरी है, ठीक है। तो भीख मांग रहा है तो कोई मजबूरी मांग रहा है, अब आप लोगों को देनी है नहीं देनी है वो आप लोग डिसाइड कीजिए, पर हाँ पैसे के फॉर्म में नहीं देनी है, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। हमेशा खाने पीने का कुछ दे दीजिए, कोई आसपास में कोई खड़ा है कुछ बेचने वाला, ठेली वाला, केले दिला दीजिए, या फिर कुछ खाने पीने वाला कोई आसपास में जो भी लगे आप लोगों को उसको खिलाया जा सकता है वो खिला दीजिए, पर पैसे किसी को नहीं देने हैं। तो कोर्ट के द्वारा काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया गया, तो कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सोशियो इकोनॉमिक इशू को ध्यान में रखते हुए डायरेक्शन ये दी जानी चाहिए कि किस तरीके से वेलफेयर रेस्पॉन्स यहां से निकल कर आना चाहिए, ना कि उनको सप्रेस करना है, उनको मारकर दबाकर कुचलकर आप लोगों को भगाना है। दिल्ली में दुनिया भर के आज के में आप लोगों को इस टेंडेंसी में देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए जब यहां पर ये एक्ट लाने की बात की गई कि बॉम्बे वाला एक्ट जो है वो दिल्ली तक भी ट्रांसफर करना है, तो ये बिल्कुल गलत तरीके से देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर और क्रिमिनल टेंडेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक तरीके से इसको एक जगह कंपेयर भी किया गया थोड़ा सा, हालांकि वो पता नहीं क्यों कंपेयर कर दिया बीच में, ट्रिपल तलाक वाले इशू को कंपेयर किया गया। ये आज की डेट में अगर कोई एक इशू आप लोग समझ लेते ना, अच्छे ट्रिपल तलाक हो गया, या फिर आप लोग बैटिंग बोले, जैसे बैटिंग हो गया। नॉर्मली क्या करते हैं हमारी कंट्री में, बैटिंग अलाउ नहीं है, सट्टेबाजी अलाउ नहीं है, पर लेकिन करते क्या है, सट्टेबाजी के लिए अगर कोई कानून बना देते हैं हम लोग, कुछ ऐसा कानून कि सट्टेबाजी को रोके। तो सट्टेबाजी को अगर आप लोगों को रियलिटी में रोकना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए आप लोगों का, सीधा सीधा फंडा ही है,
उसको लीगलाइज कर दो, उसके ऊपर टैक्स लगाओ, उसको रेगुलेट करो। जैसे क्रिप्टो करेंसी को आप लोगों को मान लीजिए आज के डेट में रोकना है, तो क्रिप्टो करेंसी को क्या तरीका होना चाहिए, आप लोग क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करो। तो रेगुलेशन इज द की, यानी कि आप लोग चीजों को रोक नहीं सकते हैं, कहां कहां जाकर आप लोग चेक करोगे चीजों को, ठीक है। इसीलिए यहां पर प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया। कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिली केस पुत्तास्वामी केस के बाद में, उसके चलते चीजें ये हो गई कि हाँ चलो यार चीजों को ना प्राइवेट पार्ट में आदमी क्या कर रहा है, जाकर प्राइवेट जो प्लेस में आप लोग कहां तक जाकर उसको चेक कर पाते हैं, ठीक है। कोई मेल मेल आपस में फिजिकल है, कोई फीमेल फीमेल आपस में फिजिकल है, तो आप लोग उनको प्राइवेट स्पेस में जाकर तो चेक नहीं करोगे। तो इसलिए यहां पर ये कोशिश की गई कि यहां पर कुछ ऐसा पैटर्न लेकर आ जाए ताकि इंसान अपने आप डिसाइड करे। आप लोग उनको वोट डालने का हक दे रहे हैं ना 18 साल से ऊपर होने के बाद में, तो ये भी उनको हक दो कम से कम कि ये इंसान अपनी लाइफ खुद से डिसाइड कर सके कि किस तरीके से उसको किसके साथ में रहना है, उसकी फीलिंग किसके लिए है बेसिकली, उसमें आप लोग कोई भी क्वेश्चन मार्क न लगाइए। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली, ये सारे वो पॉइंट है, वो कनेक्टिंग पॉइंट है। अगर कुछ लिखना है आप लोगों को, कुछ आंसर देना है, या फिर कई क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा बातें जो आप लोगों को बताई जाती है, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम में जब आप लोग जाकर बैठोगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें जो है इनको अगर लगता है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठते हो तो नोट डाउन करते रहा करो, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। बात की जा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बट इट कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन ह्यूमन राइट एंड सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोलो कि यहां पर नेशनल सिक्योरिटी सही है अपनी जगह, आप लोग उसको इंप्लीमेंट करो, देश की सुरक्षा काफी ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन जिस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, पेगासस जो न्यूज अभी आप लोगों को देखने को मिली, तो ये ह्यूमन राइट और सिविल लिबर्टीज के ऊपर भी काफी इंपैक्ट डाल सकता है। तो इसके चलते यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। इसके बारे में क्या बात की जाए, पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये आर्टिकल न्यूज में क्यों है और क्या क्या मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि पेगासस एक वायरस जो कि यहां पर बेसिकली डाला जा रहा है लोगों के मोबाइल में अलग अलग तरीके से, ये पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर ले रहा है। तो इंसान को चेक करने की कोशिश की जा रही है कि क्या क्या चल रहा है। तो इसकी जब स्टडी की गई यहां पर पेरिस बेस कुछ ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, तो पाया गया दुनिया भर के जो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं पर्टिकुलर देश अलग अलग के अंदर, तो ये एनएसओ ग्रुप है इजराइल का, उसका पेगासस वायरस यहां पर यूज किया जा रहा है और 0 क्लिक पर ये काम करता है। आज के दिन में ऐसी चीजें देखने को मिली, तो ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नॉर्मली ये सारी बातें कई सारी इसमें, जैसे कि इसको मैलवेयर बोलते हैं एक तरीके से। मालवेयर क्या होता है, इसमें रैंसमवेयर आप लोग बोल सकते हैं, स्पाईवेयर बोल सकते हैं, वॉर्म्स बोल सकते हैं, वायरस बोल सकते हैं, ट्रोजन बोल सकते हैं, ये सारी इसी वैरायटी के चीजें देखने को मिलेंगे। एक गलत सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम के अंदर डालने की कोशिश की जाती है चीजों को चुराने के लिए, यानी कि आप लोगों की फाइल वगैरह को निकालने के लिए, ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहां पर एक तरीके से ये गलत है ऐसा यहां पर बोला जा रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉर्मली यहां पर एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात की गई है जो कि यहां पर इजराइल के अंदर आप लोगों को देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उसमें यह बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब यहां पर चीजें पहुंची तो पब्लिक कमेटी अगेंस्ट जो टॉर्चर इन इजराइल, ये इजराइल में देखने को मिला केस 1999 में। इसमें सीधा सीधा ये बोला गया कि बेसिक क्वेश्चन ये कि लॉ एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है, एथिक्स और इसी के साथ में पॉलिसी के बारे में बात करनी है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करना है, सिक्योरिटी सोसाइटी हो रही है यहां पर, लॉ एंड सोसाइटी और सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है। यानी कि एक तरीके से ये जो पेगासस वायरस है, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको वायरस ने बोलकर उस टाइम पर टेक्नोलॉजी बोला गया, तो पेगासस टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है कि लोगों की सिक्योरिटी को आप लोग ध्यान में रख सके। तो उसके चलते जो टेररिस्ट फैलाने वाले, सोसाइटी में गलत मुद्दे को फैलाने वाले जो लोग हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश आप लोग कर रही है। तो ये मुद्दा यहां पर निकाल कर ला गया पेगासस के थ्रू। तो कहने का मतलब यहां पर यह था कि आप लोगों को जो गलत माहौल सोसाइटी में देखने को मिल रहा है वो कंट्रोल करना है इस पर्टिकुलर पेगासस वायरस के थ्रू। इवन ये केस भी जब पहुंचा इसमें भी ये सारी बातें की गई यहां पर, इसके अंदर भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें आप लोग यहां पर समझिए जो आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है यहां पर, इंडिया उसका सिग्नेटरी है यूएन के अंदर, ठीक है। इसका आर्टिकल 12 क्या बोलता है, वो बोलता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, प्राइवेसी में, फैमिली में, किसी के घर में किसी भी तरीके से आप लोग एक तरीके से उसकी रेपुटेशन या फिर ओनर को खराब नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में भी केस पुत्तास्वामी केस के बाद में प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ जिसमें आता है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ऑलरेडी ये यूएन डिक्लेरेशन में बोला गया आर्टिकल 12 के अंदर में, ठीक है। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल कमेंट ऑन जो सिविल जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसके बारे में अगर बात करें, इसने बोला कि प्रोटेक्शन करना है आप लोगों को एक तरीके से पर्टिकुलर पर्सन का, इंटरफेयर नहीं करना है उसकी पर्सनल लाइफ में और कोई ऐसा कोई उसकी लाइफ में अटैक नहीं होना चाहिए, ये बातें बोलेगी। अपनी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिला ये केस पुत्तास्वामी केस आया, तो इसने क्या बोला यहां पर, ये जो चीजें हैं हम लोग जिसके सिग्नेटरी हैं
तो भाई साहब ये खुद हमारी कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 51 यहां पर ये बात बोलता है डीपीएसपी के अंदर कि हम लोगों को यहां पर जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं, जो ट्रीटी हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो उनको एनफोर्स करना है जिसके हम लोग सिग्नेटरी है। तो ये हम लोग की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट जो 1993 है, इसको हम लोग को इंप्लीमेंट करना है, जिसके लिए हम लोग एक्ट भी लेकर आए थे, जो ह्यूमन राइट हमारी कंट्री में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बना रखा है। पर लेकिन रियलिटी में ये कहने की चीजें हो जाती है, इंप्लीमेंट कितना होता है वो देखना पड़ेगा। और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट आप लोगों ने बना दिया, तो अब कमिटमेंट होता है कि इंटरनेशनल लेवल के जो भी रूल और रेगुलेशन है उनकी अपनी कंट्री में हम लोग उनको इंप्लीमेंट करें। पर लेकिन वी आर नॉट डूइंग दिस, हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं कि हाँ ऐसा चलो ठीक है अपने देश के ऊपर फोकस कर लेते हैं। पर लेकिन देश के ऊपर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो जज है उसको आप लोग ट्रैक करेंगे, सीबीआई जो है उसको आप लोग ट्रैक करेंगे, ठीक है, कॉमन जनता जर्नलिस्ट जो है वो आप लोग को ट्रैक करेंगे। तो ये तो गलत तो एक तरीके से कह रहे हैं कि आप लोग पर्टिकुलर चल गए, कल को आईपीएस बन गए, तो आप लोग क्या करें, जो भी आप लोगों से जिसने कभी दुश्मनी ली थी तुरंत उठाकर सबको जेल में डाल दिया कि ठीक है तुम्हारे लिए आईपीएस बनाऊं, पहले तुम्ही को देखूंगा। और नहीं आप कई लोग सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि हाँ देखो आईएएस बनने गया था, आ गया वैसे ही, कि हाँ एक दिन जिस दिन आईएएस बन गया तो तुम जरूर पछताओगे कि आईएएस क्यों बन गया, ठीक है। तो वो कंडीशन आप लोग देखते हैं कि यानी एक तरीके से दुश्मनी निकालनी स्टार्ट कर दी, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में भी अगर सरप्राइजिंगली यहां पर देखने को मिले, सबसे पहले तो याद रखिएगा एनएसओ किसका है, यहां पर ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इजराइल की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई, यानी कि इसके द्वारा भी कुछ बातें सामने निकाल कर लाएगी। ये कब लाएगी, जब यहां पर डिबेट स्टार्ट हो गया इनके ऊपर, यार ये क्या चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्या हरकतें हो रही हैं, क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो जहां पर पाकिस्तान के और भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के इस तरीके से हैक किए गए यहां पर बेसिकली अकाउंट, ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिली। तो कितना ज्यादा सही है यहां पर ये, तो ये सारी चीजें जब सामने निकल कर आई तो इन्होंने बोला कि एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं जब ये जिस तरीके का जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, तो इनके द्वारा ये बोला गया कि हम इन्फॉर्म करते हैं पार्टी को कि बेसिकली गारंटी उनको देनी है कि प्रोडक्ट जो है वो सेफली और इफेक्टिवली और इथिकली यहाँ पे एक तरीके से सही तरीके से आप लोग को इसको इंप्लीमेंट करना है, यानी कि जनता का सर्विलेंस आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोग को टेररिस्ट एक्टिविटी के कंट्रोल करने के लिए दिया गया, उसी के हिसाब से आप लोग को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया अगर यहां पर बैड फेथ में कोई यूज करता है तो ये बोल भी रहे हैं यहां पर कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बेसिकली जो एक्सेस वगैरह है वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि टारगेट अगर कोई यहां पर एक तरीके से ऑप्शन अवेलेबल है एक तरीके से कस्टमर के लिए कि यहां पर उसको यूज कर सकता है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर अगर बात करें कोई एक तरीके से उसकी एक्सेस बंद की जा सकती है अगर कोई गलत तरीके से यूज करता है उसको, तो ये भी बातें हैं। पर लेकिन रियलिटी में ऐसा देखने को मिलता नहीं है, ये बातें लिखने के लिए है यहां पर। तो बोला गया कि ऐसी रिपोर्ट क्यों तैयार की गई इनके द्वारा, इसलिए तैयार की गई कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन चलना स्टार्ट हो गया, तो इनको लगा कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए, तो डीप स्क्रूटनी वगैरह ये सब बातें इनके द्वारा बोलनी स्टार्ट कर दी। और यहां पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम जो कोशिश की जा रही है किसी भी गवर्नमेंट को ये बेचते हैं यहां पर ये, तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो जनता का बेसिकली डॉक्यूमेंट निकाल रही है, जनता के ऊपर सर्विलेंस कर रही है, ना कि टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर, अपना अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, जज के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, इनके ऊपर बेसिकली यहां पर ये चीजें चल रही है। तो ये यहां पर चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है कितने हद तक ये सही है। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करिएगा तो यहां पर ये अपनी कंट्री की जो है डेमोक्रेसी को भी इंपैक्ट डाल सकता है। तो डेमोक्रेसी मैंने बताया था आप लोगों को, तो यहां पर किस तरीके से, जैसे रिप्रेजेंटेटिव हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, चेक ऑन द गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, इम्पार्शियल एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट हो गया। तो ये सारा एक आइए ऐसी स्लाइड है जिससे आप लोग एक काफी शानदार आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात की क्या जा रही है, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और लोकल इलेक्शन, ये सारे पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट का होता है, ठीक है। तो ये मेंटेन तब रहेगी जब पर्टिकुलर इंसान को जाकर आप लोग चेक नहीं करोगे कौन किसकी वोट डेल क्या रहा है। अगर आप लोग चेक करोगे इस इंसान ने उसकी वोट दिया, कल को चलकर तो आप लोग धर दबोच लोगे उसको, तो ये सही तरीका नहीं है। तो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए यहाँ पर, क्लीन इलेक्शन, इंक्लूसिव सफरेज, यानी कि 18 या फिर उससे साल के ऊपर को यहाँ पर हक मिलना चाहिए जो कि मिलता है, फ्री पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट के अंदर एक्सेस होनी चाहिए, जस्टिस, सिविल लिबर्टीज, सोसाइटी जो सोशल राइट होते हैं और इक्वालिटी वो सब मिलनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस में इफेक्टिव पार्लियामेंट होनी चाहिए, इसी के साथ में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, मीडिया की इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो ये सारे गवर्नमेंट को चेक करते हैं और पता चला इन्हीं के ऊपर सबके ऊपर सर्विलेंस किया जा रहा है, तो फिर कैसे इंडिपेंडेंट रह पाएंगे, कैसे यहाँ पर चेक एंड बैलेंस होगा, तो कैसे भी कोई पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपना हक जताएगी, तो उसको कोई रोकने टोकने वाला होगा ही नहीं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है, तो इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल इन्फोर्समेंट और एब्सेंस करप्शन की भी बात की जा रही है, क्योंकि ये भी चीजों को खराब करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए, ये समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में है ये आर्टिकल पूरा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में पूरी क्लैरिटी होगी, अब इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है।
आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर निकल कर आ रहा है, ये बात कर रहा है बेसिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है, और इवन ईपीएफओ का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो वहां पर आप लोगों से इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि उसी फील्ड में आप लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, LFPR के बारे में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ऊपर होगा आप लोगों का लेबर फोर्स कितनी है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स कितने हैं। नीचे आएगा टोटल पॉपुलेशन, जो 15 ईयर और उससे ज्यादा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यहां पर आप लोगों को बढ़ जाएगा। अभी देखने को क्या मिला कोविड-19 के चलते, अगर आप लोग देखिए थोड़ा सा परसेंटेज की फॉर्म में निकाले, इलिटरेट की कैटेगरी में कितने हैं यहाँ पर, ये मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन लोगों ने कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली है, ये वाले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरे क्या है, अप टू द प्राइमरी लेवल तक पढ़े हुए लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तीसरे क्या यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर बेसिकली जो मिडिल तक पहुंचे, सेकेंडरी तक पहुंचे यहाँ पर ये बेसिकली 12%, हायर एजुकेशन तक पहुंचे बेसिकली 6%। ठीक है, डिप्लोमा या फिर आप लोगों ने बोले कि ये ग्रेजुएट हुए, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग 1-2% की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि हमारे देश में प्रॉपर एजुकेशन, आप लोगों को पता है लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है, जिसको कुछ पढ़ना, अपना नाम लिखना और साइन करना आता है, वो इंसान पढ़ा लिखा माना जाता है। तो ये लिटरेसी की डेफिनेशन है। इसी लिटरेसी की डेफिनेशन के ऊपर काफी सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। सोचिए अगर पर्टिकुलर ये लिख दिया जाए कि कोई ग्रेजुएशन करेगा तो ही लिटरेट माना जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए क्राइटेरिया रख दिया जाए कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो है उनके लिए कम से कम ग्रेजुएशन नहीं, उनके लिए तो कम से कम आप लोग बोल सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसने कर रखा हो वही जाकर उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर बैठेगा। तो ये सारी बातें देखने को मिल सकती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। एक पियोन के लिए आप लोगों के लिए डिग्री होनी चाहिए, पर लेकिन पार्लियामेंट में बैठने के लिए आप लोगों के पास में डिग्री नहीं होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ये थोड़ी चीजें सुधरनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोग ही क्या रहे हैं, आप लोग यस या फिर नो के हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो आप लोग यहां पर देखिएगा इलिटरेट सेक्शन, मानिए 100 लोग हमारे देश में हैं, तो 30 लोग उसमें से ऐसे हैं जिनको एजुकेशन ही नहीं है। तो आप लोग ये तो है नहीं कि कोई जाकर इनमें टीचर बन जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा, या फिर कोई यहां पर आप लोगों के लिए वकील बन जाएगा, नहीं, यहां डॉक्टर बन जाएगा, नहीं। क्या कर सकते हैं लोग जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, इनको आप लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहां पर देखें तो ये वाली इंडस्ट्री आप लोग को देखने को मिल सकती है, जैसे MG नरेगा वाला काम हो गया, वो सारी चीजें। पर लेकिन कंडीशन क्या हो जाती है, ये लोग तभी काम कर पाएंगे जब चीजें नॉर्मल रहेगी। अब मान लीजिए कोरोना वाला पीरियड आ गया, तो कैसे ये लोग काम कर पाएंगे, तो वो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्राइमरी है उनको भी थोड़ा क्या ही आप लोग जॉब दोगे। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया को आप लोग को खपत करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर में। ठीक है, जैसे कि कपड़ा बुनने वाली चीज होगी, या फिर उनके अंदर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर ही काफी सारे लोग काम करते हैं। 1-2% लोग ऐसे हैं जो कि किसी को एक तरीके से, जो कि कहीं साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर डॉक्टर है। तो ये सारे काफी कम है, और यहाँ से सबसे ज्यादा आप लोग को ग्रोथ निकल कर आती है जीडीपी की। तो इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जब कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर लोग जो है वो काम न कर रहे हो, बहुत कम लोग जो है वहां से ग्रोथ निकल कर आ रही हो। उनके घर में 6 मेंबर है, 6 मेंबर में से 1 कमाने वाला है। ठीक है तो एक तरीके से घर की कंडीशन पता चला, 1 कमाने वाला है घर में, और वो अकेला ही कमा रहा है 5 लाख रुपए महीना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से घर की कंडीशन सही रहेगी। पर लेकिन सोचिए घर में कमाने वाले हैं 4 कमाने वाले हैं 6 मेंबर में से, और सारे 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, एक ये कंडीशन आप लोग समझिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ तो एक ही बंदा जो है पूरे परिवार को उठाकर ले गया, और यहाँ पर 4 भी मिलकर पूरे परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सिचुएशन है आज की डेट में। अगर इसके साथ में आप लोग कंपेयर करिएगा तो लोगों की एक तो सैलरी काफी ज्यादा डाउन हो गई है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है फिलहाल अभी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर कोविड-19 के बाद में। कैसे चीजें नॉर्मल होगी तो आगे देखने को मिलेगा। अभी इसी के बारे में एक एनालिसिस यहाँ पर किया है कि कोविड-19 का क्या इंपैक्ट पड़ा है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी होगी, कोई डाउट नहीं होगा, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए जहां भी कोई डाउट हुआ करे ना, आप लोगों को क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा करो, और एक दूसरे के साथ में डिस्कस करने की भी कोशिश किया करो। जैसे बोला ना कि इंटरेक्शन होना चाहिए जैसे क्लास में होता है, तो वो वाला माहौल आप लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को पता है, मैंने बोला कि कहीं भी आप लोगों को लगे कोई भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है कमेंट बॉक्स में, उसको तुरंत आप लोग रिपोर्ट करो, तुरंत जाकर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे सेंड करो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को इसीलिए बोल रखी है ताकि ये चीजें आप लोग इंप्लीमेंट करो और एक अच्छा माहौल बनाकर रखो। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन पर हम लोग नजर डालेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया स्टेट से, उनको बोला गया भाई साहब ये चल क्या रहा है, ये तो बता दो
कि 66 जो है आप लोग सेक्शन यूज कर रहे हो आईटी एक्ट का, ये तो मना कर दिया था हम लोगों ने 2015 में। आप लोगों को 2015 में चिल्ला कर बोला था यार हम लोगों ने कि एक केस आया था यहाँ पर, बेसिकली 2012 में स्टार्ट हुआ था, श्रेय सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो फिर 2015 में हम लोगों ने बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आप लोगों को नहीं करना है इंप्लीमेंट, ठीक है। होता क्या था इसमें, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर है, उसके खिलाफ आप लोगों ने कोई कमेंट कर दिया, चीफ मिनिस्टर सोशल मीडिया पर जाकर कमेंट कर दिया चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर ने पुलिस भेज दी, बोला उठा के लेकर आओ, जेल में डालो, डंडे बरसाओ उनके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता था, किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते थे आप लोग। तो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया काफी लार्ज स्केल पर। तो बोला ये गया इसके टाइम पर कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, इंसान के राइट का आप लोग हनन कर रहे हो। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है यहां पर जो पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप लोग एक तरीके से उसके हक का हनन यहां पर कर रहे हो, ये बातें यहां पर बोलेगी। हक का हनन कैसे कर रहे हो, एक तरीके से अगर आप लोगों से कोई पूछे तो सीधी सीधी बात है यार, यहां पर हक का हनन कैसे होगा। फंडामेंटल राइट उसके आप लोग एक तरीके से उनके उसके फंडामेंटल राइट आप लोग टैकल उसके वो कर रहे हो, एक तरीके से हनन कर रहे हो फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 19 के तहत जाएंगे आप लोग, उसको फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक उसको दे नहीं रहे हो, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं, तो उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, बाकी इसको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। ऐसी ऐसी चीजें आप लोग बेसिकली रख सकते हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर बात करें टोटल जो है 1988 केसों के बारे में बात की जा रही है, तो गलत है यहाँ पर, जिसके तहत रजिस्टर किया गया। जज भी यहाँ पर, पुलिस वाले यहाँ पर मतलब सब काम कर रहे हैं लगकर, ठीक है। करंटली यहाँ पर पेंडिंग में पड़े हुए कई सारे केस यहाँ पर 799। आप लोग समझ सकते हैं कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया पूरा जजमेंट के थ्रू यहाँ पर, उसके बाद भी उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या तरीका है यहाँ पर, एक तरीके से कोर्ट को एक तरीके से अवहेलना की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो गलत तरीका है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ओके। आगे अगर बात करें, अभी यहाँ पर जो एम करुणानिधि जी की जो स्टेच्यू है, बेसिकली एक तस्वीर है, वो अनवील की गई यहाँ पर, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन ना उसको वो बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। अभी ये बोला गया कि एक तरीके से 35 बिलियन जुलाई के अंदर एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर हमारी कंट्री का, वो 34% आप लोगों को हायर देखने को मिलेगा प्री कोविड 19। यानी कि हमारी कंट्री में से एक्सपोर्ट जो है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है कई सारी चीजों में, ठीक है। पर लेकिन कई सारी चीजें जो है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल रहा है। जैसे कि ऑयल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह हो गया, ये नेगेटिव देखने को मिल सकता है। गोल्ड वगैरह हो गया, हमारी कंट्री पर काफी इंपैक्ट डालता है, ठीक है। पर लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ा है, ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि किसी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ता है तो कई सारे एरिया में पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, लोगों की जॉब क्रिएट होती है लार्ज स्केल पर, ठीक है। चार्जशीट फाइल कर दी गई है, ये देखो एक साइड में ओलंपिक में लोग जो है खेल रहे हैं और यहाँ पर सुशील कुमार साहब के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा रही है। दुख होता है यार ऐसी चीज देखकर। डबल टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्जुगेटिव 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाला पर्सन जो है, एक और मेडल का हकदार आप लोग यहाँ पर बोल सकते थे। पर लेकिन कंडीशन क्या है, वो थोड़ी सी सोचने वाली यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो गलत है इस तरीके से जो भी है। बाकी यहाँ पर हालांकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर पेगासस वायरस के लिए अभी यहाँ पर जो चल रहा था, नीतीश कुमार साहब के द्वारा बोला गया इसकी प्रोब होनी चाहिए पूरी और पब्लिक में चीजें आनी चाहिए। और इनके द्वारा ये भी क्लियर कर दिया गया कि कोई इंटेंशन नहीं है मेरी प्राइम मिनिस्टर बनने की, जो कि कई बार देखने को मिलती रहती है। ये आप लोगों ने देखा है कभी, ये वाला सिस्टम आप लोगों ने किया है कभी, जब बारिश हो रही है ऊपर पन्नी बांध के जाना। IMD इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोग बताइए। इसके द्वारा बेसिकली प्रिडिक्ट किया जा रहा है एक तरीके से जो क्लाउड जो है, ठीक है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है क्लाउडी स्काई रहने वाला है 8 अगस्त तक का। यानी कि जब तक यहाँ पर जो ओलंपिक चलेंगे तब तक बादल में जो है वो आसमान में जो है बादल जो है इस तरीके के कुछ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए जो भी है आगे चलते हैं। MHA के द्वारा यहाँ पर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसके द्वारा क्या किया गया, जो दिल्ली के MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी जो सैलरी है वो यहाँ पर जो पहले जैसी है उसमें उसके अंदर सैलरी हाइक करने से मना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लोवेस्ट पेड लेजिस्लेचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके तहत यहाँ पर जो MLA है कैप कर दिया 30,000, ठीक है। ड्यू यहाँ पर अभी मूव किया गया था अलाउंस के चलते यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो सैलरी थी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अगर बात करें यहाँ पर अभी विधानसभा के हिसाब से गवर्नमेंट सोर्स के साथ सैलरी जो है लेजिस्लेचर की वो कैप कर दी गई 30,000। यानी कि अगर आप लोग दिल्ली में MLA हैं तो 30,000 से ज्यादा आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप लोग ये बताइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितनी सैलरी ले रहे हैं, इसके बारे में चलिए आप लोग बताइए। आगे अगर बात करें यहाँ पर ये इंपोर्टेंट मुद्दा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कृष्णा रिवर डिस्प्यूट जो है वो किन 2 राज्य के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफर किया गया कि इसके लिए आप लोग को सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली प्रोवाइड करने की बात करें जो यहाँ पर NV रमनन साहब जो है उनके द्वारा ये बातें बोली गई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीजें हैं आगे, क्या सोल्यूशन निकल कर आता है।
ये है इसके बारे में। बाकी अगर आप लोगों से पूछे खेला होप इवेंट जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये ममता बनर्जी जी के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो गेम इज वन, ठीक है, तो ये बात की, गेम इज ऑन, बेसिकली बात की जा रही है। तो अक्रॉस द कंट्री इनके द्वारा बोला जा रहा है खेला होप प्रोग्राम जो है परमानेंट स्लोगन के साथ में पूरे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्प्रिट देखने को मिल रही है, कहीं भी यहाँ पर काफी अच्छी लग रहा है कि आगे चलकर ये पीएम की पोस्ट के लिए यहाँ पर अपने आप को तैयार कर रही है। चलिए जो भी है अच्छा है, कोई ना कोई टक्कर का इंसान होगा तभी मजा आएगा इलेक्शन को देखने में। आगे बात करें तो पीएमओ के जो टॉप ऑफिशियल है जिनका नाम है अमरजीत सिन्हा, ठीक है, तो उनके द्वारा क्विट कर दिया गया है। जो टॉप ऑफिशियल है यहाँ पर कोई रीजन नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर ये रिटायर्ड ऑफिसर, ये 1983 बैच आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार कैडर के, ठीक है। तो अभी इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए अगर इस तरीके से कोई टीम को छोड़कर जाने लगे तो ये लगने लगता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क कई सारे उठने लगते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है ई रूपी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन के अंदर भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि क्या क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। बेसिकली कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आजादी की जो 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसके चलते डिजिटल फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यूआर कोड या फिर क्विक रेस्पॉन्स कोड जिसको आप लोग बोलते हैं, ई वाउचर वगैरह, ये आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जैम सिस्टम के थ्रू चीजों को इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के थ्रू तो मोर देन 17.5 जो यहां से 17.50 लाख करोड़ आप लोगों को ट्रांसफर डायरेक्टली किए जा रहे हैं अकाउंट में जो लोगों के। तो उसके चलते यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू एलपीजी सिलेंडर वो सब चीजों में काफी फायदा देखने को मिलेगा, उसके चलते चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करें जैसे कि अफगानिस्तान और यूएसए के बारे में बात करें तो ये काफी बड़ा मुद्दा अभी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली बोला जा रहा है कि यूएसए के जाने के बाद में अफगानिस्तान क्राइसिस में आ गया। ये अशरफ गनी साहब बोल रहे हैं जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है आज के डेट में। तो देखते हैं आगे क्या माहौल यहाँ पर बनता है। प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन जो है वो पुल आउट के जोन में चल रही है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर जिनका आंसर दिए गए, मैंने आप लोगों से पूछा था मैरी कॉम के बारे में, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। मणिपुर से आती है, पद्म विभूषण मिल चुका है और पद्म भूषण इनको, ठीक है। इसी के साथ में जो मनप्रीत सिंह है यहाँ पर हॉकी चैंपियन पंजाब से निकल कर आती है, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, इंडियन मेंस हॉकी टीम के पार्ट में। ओलंपिक के अंदर बात करें तो यहाँ पर अमेरिका रेड, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ग्रीन, जो अफ्रीका ब्लैक और ये यहाँ पर एशिया येलो और यूरोप ब्लू कलर आप लोगों को दिखाता हुआ नजर आता है। अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा बोला गया था कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये डेमोक्रेसी के बारे में याद रखिएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2019 में, आर्टिकल 15 के अंदर चेंज किया गया, हालांकि दूसरे आर्टिकल के अंदर भी चेंज किया गया था, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली कासगढ़ और गवादर पोर्ट को जोड़ता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हल्का हल्का याद रखते हैं। तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए, इसी तरीके से आप लोग को पार्टिसिपेट करते रहना है। आगे बात करें तो यहाँ पर ग्रेट स्लेव लेक के बारे में बात की गई थी, तो कहां पर है ये, ठीक है। तो ये कनाडा के अंदर। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया ए। आप लोग यहां पर देखते हैं ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर ग्रेट स्लेव लेक ये हो गया यहाँ पर, और ग्रेट बियर लेक के बारे में पूछे तो दोनों कनाडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कोई इस तरीके से कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, कितना रेट आप लोग करेंगे इसको 10 में से आप लोग बताइए। लेक्चर को आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं एक तरीके से, अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। तो इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक को बिल्कुल यूज नहीं करना है। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।